photoelectric effect is the ejection of electrons from the surface of metal when a light of suitable frequency, that is suitable frequency कौन सी हम यहाँ यूज कर रहे हैं, that is known as your nu naught which is थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और हमने किया था पिछले टॉपिक में कि अगर किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ही क्वांटम थ्योरी हमें क्या बोलती है, E is directly proportional to nu, this is the quantum theory, और H is equal E is equal to h nu, जहाँ पे h Planck's कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी है। ओके, अब हम बोलते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर बाइंड हुआ है किसी भी एक एटम के अंदर तो उसकी जो एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या हुई, एनर्जी जिसके साथ एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के साथ बाइंड हुआ है प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट होगा तो ऑब्वियसली उसमें मूवमेंट होगी और अगर मूवमेंट होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। सो द टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इज इक्वल टू h nu, राइट। उसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी जो होगी दैट इज h nu naught। क्यों nu naught, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए लाइट की वो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी जब इससे ज्यादा हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ओके, प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई अकॉर्डिंग टू द अबव एक्सप्रेशन, h nu माइनस h nu naught। ओके, h हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, nu minus nu naught, right? So when kinetic energy that is equal to h nu minus nu naught, so we have now three conditions. First, when your nu is greater than nu naught, वापस इस एक्सप्रेशन पे आओ, nu is greater than nu naught, so ये वाली जो आपकी टर्म है ये पॉजिटिव आ जाएगी, right? So when nu is greater than nu naught, kinetic energy is positive. Okay, second, अगर kinetic energy positive है then electron will be ejected। ठीक है, if nu is equal to nu naught, if nu is equal to nu naught, in that case ये वाली आपकी टर्म जीरो हो गई, this and this is same, h into 0 is going to be equal to 0, so kinetic energy in this case will be equal to 0। Electron will try to eject but क्योंकि kinetic energy 0 है इसलिए वो एटम से बाहर नहीं निकल पाता। थर्ड कंडीशन, when nu is less than nu naught, back to this expression again, अगर nu naught से कम है तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाती है, that is negative। in that case no electron is ejected। ठीक है, सो यही हमारी क्वांटम मैकेनिक या क्वांटम थ्योरी बोलती है कि अगर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉलिंग इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओनली देन द इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड। इफ इट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इजेक्टेड। सो मिनिमम लाइट जो एक इलेक्ट्रॉन
को इजेक्ट करने के लिए हमें चाहिए, उसे हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये जो पूरा टर्म आपका आ रहा है h nu नॉट, इसको हम एक और टर्म के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओमेगा नॉट या w नॉट। ठीक है, दिस इज नोन एज w नॉट एंड दिस इज नोन एज वर्क फंक्शन। दिस इज नोन एज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दिस इज वन यूनिट जो कि हम यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हम कन्वर्जन कैसे करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम बोल रहे हैं कि वर्क फंक्शन को या एनर्जी को हम एक और टर्म के साथ डिनोट कर सकते हैं या एक और यूनिट के साथ डिनोट कर सकते हैं, which is इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to power minus 19 joules। 1.6 into 10 raised to power minus 19 joules, that is your electron volt। तो अगर आपको कन्वर्जन फैक्टर करना है, हमें दिया है 2.5 into 10 raised to power 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आपको जूल्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, मल्टीप्लाई बाय 1.6 into 10 raised to power minus 19। सो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.5 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 joules। और अगर उल्टा करना है तो क्या करेंगे, जूल्स को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो ये इसका कन्वर्जन फैक्टर है। देन वी गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक टुडे, व्हिच इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। Atomic spectra was one point which gave a serious blow to Rutherford's model। Okay, Rutherford's model ने हमें क्या बोला था, क्या था Rutherford's model, बताओ जरा जल्दी से। ओके, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहां पे हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहां है, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने क्या बताया था, उससे बोला कि उसके पास प्रोटॉन है which is positively charged, न्यूट्रॉन भी है which is neutral, और ये दोनों जो है they are present at the center of the atom which is the nucleus, और collectively हम इसको न्यूक्लियॉन्स मिलाते हैं, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। It could not explain the atomic spectra, which was one of the major drawbacks of the Rutherford's model। तो let's first understand कि atomic spectra क्या है, फिर उसके बाद हम लोग drawbacks of Rutherford's model की तरफ को चलते हैं। Atomic spectra, spectra का मतलब बेसिकली होता है splitting up of लाइट। आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो उसके बाद आपको रेनबो नजर आता है, राइट। वो रेनबो क्या है, रेनबो है कि जब भी सनलाइट मिस्ट के साथ, सनलाइट जो है मिस्ट के साथ क्या कह सकते हो आपको, हिट करती है, तो वो जो लाइट है वो स्प्लिट हो जाती है। और जब वो स्प्लिट होती है तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा था
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के विजिबल रीजन पे जाके वो गिरती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमको मिलता है विबग्योर, द 7 कलर्स। सो स्पेक्ट्रम आपका क्या हुआ, या स्पेक्ट्रा आपका क्या हुआ, लिख लो आप, स्पेक्ट्रा, द स्प्लिटिंग अप ऑफ लाइट splitting up of light into various colors, splitting up of light into various colors or color bands, is called spectrum. अब जब हम लोग विबग्योर देखते हैं तो विबग्योर में हम देखते हैं कि वायलेट कलर इंडिगो के साथ मर्ज हो रहा है, इंडिगो ब्लू के साथ मर्ज हो रहा है, और सो ऑन एंड सो फॉर्थ। एक कलर दूसरे के साथ मर्ज होता रहता है या मिक्स होता रहता है। सो इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बुलाते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का क्या हुआ, when one radiation merges with the other, such that कि हम एक दूसरे के रेडिएशन के बीच में कोई भी गैप हमें नजर नहीं आता, वो हमें ऐसे अपेयर होता है जैसे कि सेम है। सो दैट इज योर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो जो सनलाइट से रेनबो बनता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। पर जब हम एटम्स स्टडी करते हैं तो उनके स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं होते। ओके, वो जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो क्योंकि हम एटम्स का स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, इट इज नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम पढ़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट जिसे हम बुलाते हैं स्पेक्ट्रोमीटर, और इसकी जो स्टडी है उसे हम बुलाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, इसकी स्टडी को हम बुलाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोमीटर से पढ़ने के लिए हमें जिस भी एटम के बारे में पढ़ना है उसको एज अ सैंपल लेना पड़ता है, और फिर उसके बाद हम उसके स्पेक्ट्रम को स्टडी कर सकते हैं। अब स्पेक्ट्रम हमारा दो तरह का, एटॉमिक स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है। लेट्स फर्स्ट स्टडी द emission spectrum। emission spectrum कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, लेट्स से हमने ये सोर्स ले लिया, एक सील्ड ट्यूब ले ली, राइट, और इस सील्ड ट्यूब को हम इलेक्ट्रिक वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसके अंदर हम कोई भी गैस ले लेंगे। ओके, लेट्स से हमने इसमें गैस ले ली है हाइड्रोजन। सबसे पहले हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ही पढ़ा गया था क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो सबसे इजी था उसे पढ़ना। तो बोहर ने सबसे पहले हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ही पढ़ा था, ठीक। फिर उसके बाद हमने एक स्लिट ले ली। स्लिट का पर्पस क्या है कि जो लाइट इसमें से, रेडिएशन इसमें से निकल रही है, जब हम हाई वोल्टेज पास करते हैं तो वो एक सिंगल लाइन में ट्रैवल करनी चाहिए। ओके, अब इसको हमको स्प्लिट करना है या डिस्पर्स करना है तो हम इसके रास्ते में एक प्रिज्म रख देते हैं। ठीक, और यहां पे हम स्क्रीन में डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारी जो इसमें से हाइड्रोजन में से जो लाइट निकल रही है वो क्या कहां स्प्लिट होती है, राइट। सो ये हमारी लाइट निकली, इसने हिट किया, इसको प्रिज्म को हिट किया,
और जैसे ये प्रिज्म को हिट करेगी आप देखो ये वेरियस लाइंस में स्प्लिट हो जाती है। ओके, अब जो ये यहां पे स्क्रीन पे जो पड़ रहा है वो हमें किस तरह से नजर आ रहा है? ये आपकी स्क्रीन है, स्पेक्ट्रोमीटर में जो हम देखते हैं वो हमें नजर आ रही है डिफरेंट कलर की लाइंस, राइट? जैसे ये फर्स्ट आपकी आ गई, दिस इज नोन एज वायलेट, ब्लू, ओके, वायलेट, ब्लू, येलो एंड रेड। येलो एंड रेड। ये जो बीच में आपको दिख रहे हैं, these are your bands which are not colored. So जब भी हम एक गैस इसके अंदर ले रहे हैं तो वो गैस हमें क्या डिपिक्ट कर रही है? क्या डिपिक्ट कर रही है? एक स्पेक्ट्रम जिसके पास कुछ लाइंस हैं जो विजिबल रीजन में फॉल हो रही है, जैसे वायलेट हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया एंड रेड हो गया। सो यू कैन सी ओवर हियर कि ये एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है, दिस इज अ डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जहां पे वायलेट ब्लू के साथ मर्ज नहीं कर रही, ब्लू येलो के साथ मर्ज नहीं कर रही और येलो रेड के साथ मर्ज नहीं कर रही, उनके बीच में एक गैप है। ठीक, सो जब हम इसे एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्पेक्ट्रोमीटर, सो हमें पता चलता है कि दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो इमिशन स्पेक्ट्रम किस वजह से बना? एक लाइट आई, वो इमिट हुई, हिट करी, इसको सिर्फ इमिट हो रही है, स्प्लिट हुई, स्प्लिट होके हमारे को उसने डिफरेंट कलर्स दे दिए और ये जो डिफरेंट कलर्स है इसको हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोप की वजह से पढ़ सकते हैं और इसे हम लोग क्या बुला रहे हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम को डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, या एक और लाइन इसको हम नाम दे देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम। इट इज ऑल्सो नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम। अब इट इज नॉट एसेंशियल कि हर एक की इसी तरह से कलर्स आए, सबके कलर्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो क्योंकि सबके कलर्स डिफरेंट होते हैं और हर एक किसी भी एक एटम का कलर डिफाइंड होता है, तो इसलिए हम इसको फिंगरप्रिंट्स ऑफ एटम्स भी बुलाते हैं। जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग्स के सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं, उसी तरह से एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी सबका डिफरेंट होगा। ओके, एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं, अगर हम जैसे सोडियम लेते हैं तो सोडियम में जो हमारी लाइन है वो हमेशा 589 नैनोमीटर टू 589.5 नैनोमीटर के बीच में ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, अब अगर विब्ग्योर लें हम, सो हमने बोला था कि विब्ग्योर हमारा कहां शुरू हो रहा है? 400 नैनोमीटर्स। सो 589 जो है दैट कम्स समवेयर बिटवीन येलो एंड ऑरेंज। तो हमेशा जो सोडियम का स्पेक्ट्रम हम देखेंगे तो वो हमें येलो लाइन शो करेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आप पोटेशियम देखते हो तो वो वायलेट लाइन शो करता है। क्लियर हो गया? अब इमिशन स्पेक्ट्रम के साथ एक और टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम हम करते हैं, व्हिच इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में और इमिशन स्पेक्ट्रम में एक फर्क है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो हम लाइट
निकालेंगे या जो सोर्स होगा लाइट का, उस लाइट को हम पास करते हैं थ्रू वन सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन क्या करेगी, वो सॉल्यूशन लाइट को, कुछ लाइट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगी। जब वो कुछ को एब्जॉर्ब कर लेगी तो कुछ को ही इमिट कर पाएगी, सारे को इमिट नहीं कर पाएगी। इमिशन स्पेक्ट्रम में तो सारे इमिट हो गए, ठीक। सो यहाँ पे हम एक सैंपल लेते हैं, लेट्स सी। उसी तरह से हमने एक वो लिया, डिस्चार्ज ट्यूब, जिससे हमने सैंपल रखा, एक स्लिट ले ली, राइट। ये स्लिट लेके फिर उसके बाद हमने जो यहां से रेडिएशन निकला उसको एक सॉल्यूशन के थ्रू पास करना है, ओके। और फिर उसे हमने एनालाइज करना है स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू। अब हुआ क्या, यहां से लाइट निकली, अच्छा इसको पहले प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे और फिर हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। यहां से आपकी लाइट निकली, जो रेडिएशन निकली, इस पे आपने जो सॉल्यूशन ली है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, राइट। अब जब उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर यहां से कुछ और निकलेगी जो कि फर्दर आपकी स्प्लिट हो जाएंगी, ठीक है। सो हम देखते हैं कि इसमें अदरवाइज जो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमने क्या पढ़ा, विबग्योर। एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस ऑब्जर्व करते हैं इस तरह से, ओके। सो ये डार्क लाइंस, दीज आर नॉट कलर्ड लाइंस, हम इसमें डार्क लाइंस ऑब्जर्व कर रहे हैं इन एन अदरवाइज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ओके। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप जो यहां से लाइट निकलेगी उसमें से जो रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब करनी है वो वाली रेडिएशन से इमिट नहीं करेगा, और अगर वो रेडिएशन इमिट नहीं करता तो वो हमें यहाँ क्या नजर आ रही है। सपोज हम यहाँ पे NaCl का सॉल्यूशन ले लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर सपोज हम यहाँ पे NaCl का सॉल्यूशन ले लेंगे तो Na सोडियम की जो लाइट है, दैट इज येलो लाइट, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी तो ये जो डार्क लाइंस हैं ये एक किसी भी सेट वेवलेंथ पे हमको दिखेंगे। सो यहाँ पे भी हर एक जो भी आप वहां पे सैंपल ले रहे हो उसी के बेसिस पे ये डार्क लाइंस उन्हीं वेवलेंथ्स पे हमको नजर आ रही है, ठीक है। सैंपल के बेसिस पे जो सैंपल हम इसमें लेते हैं उसी के बेसिस पे हमें नजर आएंगे। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो एटॉमिक स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम में, देखिए दोनों में क्या डिफरेंसेस है। This is your emission spectrum. This is your absorption spectrum. दोनों में फर्क देखो। फर्स्ट इमिशन स्पेक्ट्रम में आपके पास क्या आ रहा है, कौन सी लाइंस आएंगी, वी ऑब्जर्व कलर्ड लाइंस, राइट। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमारे पास क्या आ रही है, डार्क लाइंस इन अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ओके। इमिशन स्पेक्ट्रम में नो एब्जॉर्प्शन और सैंपल is kept in the path of light. No absorption sample is kept in the path of light
whereas absorption spectrum में क्या होता है, we keep a sample in the path of light is this is the difference between emission and absorption spectrum. सबसे पहले जो emission spectrum डिस्कवर हुआ था that was of hydrogen. Very very important discovery which led to the structure of the atom. So let's study the hydrogen spectrum. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, पता है। और जब भी वो इलेक्ट्रॉन है, ये बोला जाता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे मूव कर रहा है, ऑन द ऑर्बिट या सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। जब तक वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा उसकी एनर्जी सेम रहती है। ओके, अब वो अगर एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाता है तो वो एनर्जी गेन करता है। तो जब वो दूसरी ऑर्बिट में जा रहा है तो उसे हम एक्साइटेड स्टेट बुलाते हैं। ठीक, लेट्स से कि आपके पास N1 that is the initial state where the electron is present. Electron is present. बामर जो था वो पहला साइंटिस्ट था जिसने हमें एक इक्वेशन दी जिसके बेसिस पे हम लेम्डा या वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि स्पेक्ट्रम आपका जितना भी डिस्कस किया है उस स्पेक्ट्रम में हमने यही डिस्कस किया कि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो वेवलेंथ इमिट हो रही है उसी वेवलेंथ के बेसिस पे विजिबल रीजन पे हमारे पास कलर्स आ रहे हैं। तो बामर ने एक एक्सप्रेशन दिया 1 लेम्डा इज इक्वल टू न्यू बार। न्यू बार क्या होता है, वेव नंबर है ना, किया था हमने। सो 1 लेम्डा दैट इज इक्वल टू न्यू बार which is equal to 109,677 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर, where 2 over here is the second orbit to which the electron in hydrogen jumps. Okay, और n1 क्या हो गया, it will always be less than 2. less than 2 आएगा, greater than 2 आएगा। n is always greater than 2. Okay, so n आपका क्या हो सकता है, n can be 3, it can be 4, it can be 5 and so on. Okay, अगर n आपका infinity आ जाता है, if suppose हम ले रहे हैं कि n1 या n नहीं ले लो, सिर्फ उसको 1 भी मत लो, अगर n infinity आ गया, so n infinity का मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, यही मतलब हुआ ना। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि n जो है दैट इज ग्रेटर देन 2, सो अगर n आपका इंफिनिटी आ गया तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफी दूर है, राइट। सो उसको फिर हम लोग इंफिनिटी ले लेते हैं। आफ्टर बामर गेव अस दिस, हम लोग यहाँ से वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ पे जाके फॉल करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था कि इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली हम लोग रेडिएशंस को
अरेंज करते हैं या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज। ओके, सो जब हम इसे वेवलेंथ यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे और वो वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रीजन में जाके गिरेगी, तो हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन के विजिबल रीजन में जाके गिरती है या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रीजन में गिरती है या वो इंफ्रारेड रीजन में जाके गिरती है, विजिबल, यूवी और इंफ्रारेड। राइट, अब सिर्फ जब बामर को देखा तो बामर के अकॉर्डिंगली इसी इक्वेशन को बेस रख के बहुत सारे और साइंटिस्ट जैसे लाइमन हो गया, पैस्चन हो गया, बहुत सारे और साइंटिस्ट ने और रिसर्च करनी शुरू की और एक जनरल इक्वेशन हमें दे दी, which was 1 upon lambda is equal to nu bar is equal to r 1 upon n1 square 1 upon n2 square, where r was known as the Rydberg constant, and it had a set value of 109,677 per centimeter. ठीक है, N1 initial state in which the electron is present, and N2 is the final state where the electron is present. याद रखना है आपने कि N2 जो होता है that is always greater than N1. N2 is always greater than N1. अब यहाँ पे हमने infinity किया था, n is equal to infinity, तो इसको हम क्या बुलाते हैं? This is known as limiting line of any spectral series in hydrogen. Limiting line of any spectral series in हाइड्रोजन एटम। इसकी आपको डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट इज लिमिटिंग लाइन, तो क्या लिखेंगे? व्हाट इज लिमिटिंग लाइन? इट इज द limiting line is the line obtained in spectral series when n2 that is equal to infinity. Right? When n2 that is equal to infinity, that is the spectral line. Depending upon this कि lambda यहाँ पे हमारा क्या कैलकुलेट होता है, उसके बेसिस पे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को और फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइंस ऑब्टेन होती हैं। कौन सी वो लाइंस हैं? द फर्स्ट लाइमन सीरीज, सेकेंड बामर सीरीज, थर्ड पैस्चन, फोर्थ ब्रैकेट, फंड। ओके, अब ये जो सारी सीरीज है एक दूसरे से किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे हम इनको? ड्यू टू वैल्यू ऑफ लैम्डा, राइट? और लैम्डा की वैल्यू कब फर्क आएगी? जब n1 और n2 की वैल्यू फर्क है। तो इन सारी सीरीज में n1 और n2 की वैल्यू जो है वो फर्क आती है। लाइमन सीरीज n1 is equal to 1,
इनिशियल स्टेट जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दैट इज इक्वल टू 1. N2 इज इक्वल टू 2, 3, 4 और कहीं तक भी जा सकता है. ठीक है. उसी तरह से बाउमर सीरीज N1 is equal to 2 and N2 is equal to 3, 4, 5 and so on. Paschen series N1 is equal to 3 and N2 is equal to 4, 5, 6 and so on. N1 is equal to 4, N2 is equal to okay, and Fund series N1 is equal to 5 and N2 is equal to 6, 7, 8 and so on. क्लियर हो गया. अब डिपेंडिंग ऑन वेवलेंथ ये डिफरेंट सीरीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जाके गिरते हैं. जैसे आपका लाइमेन सीरीज जो है दैट फॉल्स इन द यूवी रीजन. यूवी रीजन कहाँ आता है? विजिबल रीजन से पीछे है ना. पहले यूवी आता है, फिर विजिबल आता है, फिर इंफ्रारेड आता है. उसी तरह से आपके पास सेकंड आ गया बाउमर सीरीज. बाउमर सीरीज इज द ओनली सीरीज जो विजिबल रीजन में फॉल करती है. ठीक है. फिर नेक्स्ट आपकी जो सीरीज है सारी की सारी इंफ्रारेड में फॉल करती है. ठीक है. सो दिस इज योर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड दीज आर द सीरीज व्हिच यू आर सपोज्ड टू. ओके. डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड कर रही है ये सारी सीरीज? लैम्डा के ऊपर. और ये जो हम इक्वेशन दे रहे हैं ये इक्वेशन इज ट्रू ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड hydrogen like atoms. Hydrogen and hydrogen like atoms. Hydrogen like atoms का मतलब जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो. हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है. हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2. सो इसका मतलब अगर हम हाइड्रोजन ले रहे हैं जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम 2 पॉजिटिव ले लेंगे तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो. हीलियम पॉजिटिव लेंगे कि 2 पॉजिटिव लेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना. सो हीलियम पॉजिटिव लेंगे, 1 पॉजिटिव. ठीक है. उसी तरह से लिथियम 2 पॉजिटिव. लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1. हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, He पॉजिटिव के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और Li2 पॉजिटिव के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है. सो ये जब हम तीनों स्पीशीज लेंगे तो यही इस इक्वेशन को जस्टिफाई कर सकता है. अदरवाइज अगर आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले लेते हो जिसके पास मोर देन 1 है या मोर देन 2 है तब ये जस्टिफाई इसको. क्लियर. सो आज हम यही तक करते हैं. दैट इज आवर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. एनी डाउट्स इन दिस?